हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम टू एड्यूटैप और स्वागत है आप सभी का एड्यूटैप के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कवर कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। सो गाइस, वी ऑल नो कि हम हर सैटरडे को एट 7 AM इन द मॉर्निंग हम लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और आज के सेशन के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2025 तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई बिलीव कि आप सभी ने हमारे पुराने सेशंस को जरूर देखा है एंड यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द प्रीवियस वंस, और उनको आपने रिवाइज भी बहुत अच्छे से किया है। क्योंकि अगर आपने अपने एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन को अभी शुरू नहीं किया है तो गाइज इट इज रियली अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्योंकि करंट अफेयर्स बाद में काफी हैवी हो जाते हैं, क्योंकि बाद में आपको हर चीज को रिवाइज और रिटेन करना होता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हें टाइमली बेसिस पर कवर करें। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और आज हम शुरू करते हैं अपना सेशन। तो आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आर्टिकल्स को कवर करेंगे लास्ट वीक के, और इनको हम एमसीक्यूज के फॉर्म में कवर करेंगे, जिससे कि हम सारी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को उस न्यूज आर्टिकल की कवर कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, और पहला न्यूज आर्टिकल आप सभी की स्क्रीन पर है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच प्रोग्राम इज द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। सो गाइस, रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ द पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, उन्होंने एक इंस्पेक्शन किया है जहां पर उन्होंने देखा प्रोग्रेस की, क्या प्रोग्रेस है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की। वी ऑल नो कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को हम सेटअप कर रहे हैं और लोथल गुजरात के अंदर, बट वो कौन से प्रोग्राम के अंदर हम उसको डेवलप कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं: आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, गति शक्ति प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, सागरमाला प्रोग्राम और भारतमाला प्रोग्राम। सो गाइस, अगर बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सागरमाला प्रोग्राम। तो सागरमाला प्रोग्राम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज डेवलप कर रही है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो शोकेस करेगा इंडिया की एंशिएंट और मॉडर्न टाइम्स की मैरीटाइम हेरिटेज को। ठीक है, तो एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी और इसको हम लोथल गुजरात के अंदर डेवलप कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं सागरमाला प्रोग्राम की, गाइस, इसके जरिए हमारी जो कोस्टलाइन है इंडिया की, तो उस पूरी कोस्टलाइन का पूरा फायदा उठाया जाएगा, सो दैट कि हम चीजों को बेहतर बना सकें। और इसी प्रोग्राम के अंदर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को हम सेटअप कर रहे हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज आर्टिकल। आई बिलीव कि आप सभी को ये पहला न्यूज आर्टिकल एकदम क्लियर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024। सो गाइस, ये इवेंट रिसेंटली न्यूयॉर्क के अंदर हुआ, और आपके सामने क्वेश्चन है कि इंडिया की वो कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने डिफीट किया एरियन सुकंदर को। और आपको बताना कि एरियन सुकंदर जो है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, जिनको हराया है हमारी इंडियन प्लेयर ने टू विन द फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर हुई। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। सो गाइस, अगर हम बात करें इस प्लेयर की, द नेम ऑफ द प्लेयर इज कोनेरू हम्पी, और इन्होंने हराया है इंडोनेशिया की एरियन सुकंदर को। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इंडिया कोनेरू हम्पी ने डिफीट किया है एरियन सुकंदर को, एंड शी हैज वन द फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024। कहां पर हुई ये चैंपियनशिप? ये चैंपियनशिप हुई न्यूयॉर्क के अंदर। ये सेकंड टाइम है, और सेकेंड टाइम है दैट हम्पी सेकेंड वर्ल्ड रैपिड टाइटल आफ्टर क्लेमिंग द टॉप स्पॉट इन 2019 इन मॉस्को। और ये ऐसी वर्ल्ड की दूसरी प्लेयर बनी है जिन्होंने इस चैंपियनशिप को दूसरी बार जीता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी के अंदर, तो वो कौन से ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता? सो ही इज अ रशियन ग्रैंड मास्टर वोलोदर मुर्जीन। तो रशिया के वोलोदर मुर्जीन ने इस चैंपियनशिप को ओपन कैटेगरी के अंदर जीता है। तो मेल कैटेगरी में इट वॉज द 18-year-old रशियन ग्रैंड मास्टर वोलोदर मुर्जीन जिन्होंने इसको जीता है, और विमेंस कैटेगरी के अंदर इट वॉज कोनेरू हम्पी जिन्होंने इंडोनेशिया की एरियन सुकंदर को हराया। दैट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द 18th एडिशन ऑफ द बटालियन लेवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो गाइस, सूर्य किरण एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको एक हिंट देता हूं कि ये एक्सरसाइज इस साल नेपाल के अंदर की जा रही है, और हर साल सी गाइस ऑल्टरनेटिवली ये एक्सरसाइज की जाती है। एक बार दूसरी कंट्री में होती है और एक बार नेपाल में होती है। एंड व्हाट इज द अदर कंट्री? द अदर कंट्री इज बेसिकली इंडिया। क्यों हम एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है, सो दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग दिस एक्सरसाइज। सो राइट आंसर इज इंडिया एंड नेपाल, ऑप्शन डी।
between which this exercise सूर्य किरण is being conducted, और इस साल 18th एडिशन इस एक्सरसाइज का हो रहा है एट सलजहांदी इन नेपाल। तो सलजहांदी एक जगह है नेपाल के अंदर जहां पर ये 18th एडिशन सूर्य किरण एक्सरसाइज का कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नास, दैट इज अ नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, इन्होंने रिसेंटली 2 साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज किया है फ्रॉम द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब वो 2 साइंटिस्ट का क्या नाम है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें से एक साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको इलेक्ट किया गया है एज अ नास फेलो फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैटिस्टिक्स, जबकि जो दूसरी साइंटिस्ट हैं इनको सिलेक्ट किया गया एज अ नास एसोसिएट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है क्या है इन दोनों साइंटिस्ट का नाम। So guys, when I talk about the right answer, so the person who was elected as the NAS fellow, he is Aldo Varghese, and the person who is selected as NAS associate, that is Sumitra TG. So option C is the right answer to this question. Okay, तो Aldo Varghese को किस लिए रिकॉग्नाइज किया गया है? उनका कंट्रीब्यूशन जो स्टैटिस्टिक्स में है, पर्टिकुलरली इन द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फॉर एग्रीकल्चर एंड फिशरीज रिसर्च। तो उन्होंने यहां पर काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है और इसलिए इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। इनके अलावा सुमित्रा टीजी की बात करें तो ये एसोसिएट बनी है और इनको रिकॉग्नाइज किया गया है उनकी रिसर्च के लिए इन द फिश हेल्थ एंड मरीन माइक्रोबायोलॉजी। तो याद रखिए एल्दो वर्गीज और सुमित्रा टीजी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसने किया है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस ने। इसको क्या, एक नेशनल बॉडी है ये जो कि एग्रीकल्चर साइंसेस के ऊपर काम करती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है आपका एक काफी इंपॉर्टेंट मिशन से, दैट इज द स्पेडेक्स मिशन। सो इसरो ने रिसेंटली स्पेडेक्स मिशन को कंडक्ट किया जिसका फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो आपकी 2 सैटेलाइट्स हैं स्पेस के अंदर उनको पहले मिलाया जाएगा और फिर उनकी अनडॉकिंग की जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली स्पेस के अंदर ही हम उनको मर्ज करने का और डीमर्ज करने का काम करने वाले हैं इस मिशन के अंदर। ठीक है, दैट इज डॉकिंग और अनडॉकिंग की जाएगी। तो आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं स्पेडेक्स मिशन पे, दैट इट इन्वॉल्व्स डॉकिंग 2 सैटेलाइट्स जिनको हमने डेजिग्नेट किया गया है एज अ चेजर एंड द टारगेट इन द स्पेस। तो डॉकिंग की जाएगी, मिलाया जाएगा इनको। सेकंड स्टेटमेंट इज द टेक्नोलॉजी यूज इन द मिशन इज कॉल्ड द भारतीय डॉकिंग सिस्टम। तो भारतीय डॉकिंग सिस्टम का यहां इस्तेमाल किया जाएगा और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा 2 सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर मर्ज करने के लिए, डॉक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट इज दैट द स्पेडेक्स मिशन सीक्स टू अचीव डॉकिंग ऑफ द सैटेलाइट्स ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 18,000 किलोमीटर। गाइस अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्पीड की, सो दिस स्पीड हैज बीन मेंशन्ड इनकरेक्टली हियर, सो दैट इज व्हाई वी वर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर अबाउट स्पेडेक्स मिशन। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसरो ने कंडक्ट किया है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन जहां पर वो एक रेयर फीट को अचीव करना चाह रहे हैं ऑफ डॉकिंग और मर्जिंग और ज्वाइनिंग द टुगेदर 2 सैटेलाइट्स इन स्पेस। बेसिकली स्पेस के अंदर ही इन दोनों सैटेलाइट्स को यहां पर ज्वाइन किया जाएगा, डॉक किया जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए हम भारतीय डॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 28,800 किलोमीटर पर आवर की उन्हीं सैटेलाइट्स की जिनको डॉक किया जाएगा। सो विच वाज मेंशन इनकरेक्टली इन द थर्ड स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। ठीक है, और 2 सैटेलाइट्स का क्या नाम है? चेजर और टारगेट। सो गाइस जो टारगेट है एक चेजर है, चेजर जो है टारगेट को के पास जाएगा, उनके साथ मर्ज होगा, डॉकिंग होगी। सो यही है एक हमारा मिशन है और इस मिशन को और स्पेडेक्स टेक्नोलॉजी को हम आगे आने वाले अपने बाकी के मिशंस में भी यूज करने वाले हैं। तो एक लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी है जिसकी तरफ इसरो यहां देख रहा है। एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस मिशंस आर? दीज आर चंद्रयान 4 मिशन, वी आर हैविंग गगनयान मिशन। सो इन सभी मिशंस के अंदर हम ये स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं। और कौन सी टेक्नोलॉजी यहां पर इस्तेमाल की जाएगी? दैट इज भारतीय डॉकिंग सिस्टम। दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। सो गाइस रिसेंटली चाइना ने यहां पर अप्रूव किया है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाने वाले हैं एक रिवर पे, और ये अभी तक का प्लेनेट का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहने वाला है। सो वो कौन सी रिवर पर बनाएंगे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। लेट मी टेल यू दैट इट इज वन ऑफ द रिवर जो यहां पर चाइना से आकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है और उस यू टर्न पर ही
इस डैम को सेटअप किया जाएगा, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दैट रिवर? दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिनको यारलुंग ज़ांगबो रिवर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चाइना ने कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया है ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम, और ये डैम बनेगा ब्रह्मपुत्रा यारलुंग ज़ांगबो रिवर के ऊपर। सो इट विल बी बिल्ट एट अ ह्यूज गॉर्ज इन द हिमालयन रीचेस वेयर ब्रह्मपुत्रा मेक्स अ ह्यूज यू टर्न टू फ्लो इनटू अरुणाचल प्रदेश। तो जहां पर वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करता है, उसी यू टर्न पर ही एक डैम बनाया जा रहा है चाइना द्वारा, और इसकी जो टोटल कॉस्ट रहेगी इट इज गोइंग टू एक्सीड 1 ट्रिलियन युआन, दैट इज $137 बिलियन। सो दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो विच प्रेस्टिजियस क्रिकेट क्लब हैज अवॉर्डेड एन ऑनरेरी क्रिकेट मेंबरशिप? गाइस, एक ऑनरेरी क्रिकेट मेंबरशिप दी गई है फॉर्मर इंडियन कैप्टन सचिन तेंदुलकर को, द लेजेंडरी बैट्समैन ऑफ इंडिया। तो इनको एक क्लब ने अपनी ऑनरेरी क्रिकेट मेंबरशिप दी है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस क्लब का क्या नाम है। सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड दैट इज द मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सचिन तेंदुलकर जी को यहां पर उन्होंने दी थी ऑनरेरी क्रिकेट मेंबरशिप एमसीसी ने, और इसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स क्लब है जिसको 1838 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, तो उनका एक रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा रन्स का एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को मैनेज भी मेलबर्न क्रिकेट क्लब ही करता है, ठीक है। इसके अलावा 2012 के अंदर सचिन तेंदुलकर को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया था, जो कि वहां की कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है। तो गाइस, आई होप कि ये सारी डिटेल्स आपको एकदम क्लियर हैं एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल्स, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द पर्सन हु वाज रिसेंटली बीन गिवन ट्रिब्यूट बाय द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। तो एंटोनियो गुतेरेस जी ने रिसेंटली और ट्रिब्यूट दी है इस पर्सन को, एंड दिस पर्सन वाज सर्विंग एज द डेप्यूटी फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। गोलान हाइट्स पर ये फोर्स काम करती है। आपको आइडेंटिफाई करना है उस पर्सन का नाम जो ये डेप्यूटी फोर्स कमांडर के तौर पे सर्व कर चुके हैं इन द यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। आपके सामने 5 ऑप्शन हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, विच इज द राइट आंसर हियर। So basically it is Brigadier General Amitabh Jha, that is the right answer, who passed away recently and he was being given tribute by the United Nations Secretary General. तो ये डेप्यूटी फोर्स कमांडर के तौर पर सर्व कर रहे थे एट द यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। अगर हम बात करें इस फोर्स की, तो इसको 31 मई 1974 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा। और ये क्यों, बेसिकली इसका क्या काम था? तो ये जो 1974 के अंदर गए एक डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इजरायली एंड सीरियन फोर्सेज, जहां पर इजराइल और सीरिया दोनों ने कहा कि अब हम आपस में कोई लड़ाई नहीं करेंगे, आपस में हम एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे। तो उसी फायरिंग ना हो, उस सीज फायर को मेंटेन करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स को सेटअप किया गया 1974 के अंदर, ठीक है। तो हमने एक बैकग्राउंड डिटेल भी कवर कर ली है, हमने करंट कॉन्टेक्स्ट को भी कवर कर लिया है, और आई बिलीव कि आप ये सारे डायमेंशन जो हमने यहां डिस्कस किए हैं आप उनको अच्छे से रिमेंबर कर पाएंगे, ठीक है। क्या नाम है पर्सन का? ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, दैट इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ HBO एंड अ प्रोमिनेंट केबल टेलीविजन टाइकून हु रिसेंटली पास्ड अवे? सो दिस इज द पर्सन हु सेट अप HBO and you have to identify the name of the person. What is his name who passed away recently? तो HBO को जिन्होंने फाउंड किया था, he passed away. The name of the person is Charles Dolan, और इन्होंने 1972 के अंदर HBO को सेटअप किया था। बढ़ते हैं अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ, दैट इज ऑन द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट डेटा। सो गाइस, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली डेटा रिलीज किया है रेमिटेंसेस के ऊपर इन 2024। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये रेमिटेंसेस क्या है? सो गाइस, मान लीजिए कि आपके पड़ोस वाले भैया जिनकी जॉब यूएसए में लग गई है और वो चले गए हैं यूएसए, राइट। बट आपने सुना होगा पड़ोस वाली आंटी से कि वो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे यहां पर अपनी फैमिली के पास भेजते हैं।
सो दैट कि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। तो ये जो पैसे वो भेज रहे हैं यूएसए से इंडिया के अंदर, इस पैसे को हम कहते हैं रेमिटेंस। ठीक है, तो इसी रिमिटेंस के ऊपर एक डेटा वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिलीज किया है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर डेटा। तो पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया ने रिसेंटली रिसीव किया $129.1 बिलियन वर्थ ऑफ रेमिटेंसेस इन 2024 विच इज हाईएस्ट एवर फॉर अ कंट्री इन एनी ईयर, जो अभी तक की सबसे बड़ी वैल्यू है किसी भी कंट्री के लिए किसी भी ईयर में। सेकंड स्टेटमेंट, चाइना हैज रिसीव्ड अ हायर परसेंटेज ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस कंपेयर टू इंडिया, कि चाइना ने ज्यादा रेमिटेंसेस, हायर परसेंटेज ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस रिसीव किया है एज कंपेयर टू इंडिया। गाइस, इंडिया is on the top in this part and not the China. So this statement is incorrect here. Third statement, remittances have surpassed foreign direct investment in the low and middle income countries in recent years. तो remittances यहाँ पर surpass की गई हैं। तो remittances वाला जो amount है उसने surpass किया है FDI का amount। तो जो FDI हमने low और middle income countries में देखी है in the past few years, वो amount FDI वाला amount is less than the remittances वाला amount. So that is what it is trying to say, and this statement is absolutely right. So right answer to this question will be option C, that is 1 and 3 only. That is the right answer. एक बार हम इस डेटा को डिटेल में देखते हैं। तो in 2024, as per the World Bank, India has received an $129.1 billion worth of remittances. Remittances क्या है? It is the money that individuals working abroad send back to support their families. अपनी families को support करने के लिए वो person जो बाहर किसी देश में काम कर रहा है वो पैसा भेजते हैं अपनी family को support करने के लिए, उस पैसे को हम कहते हैं remittances। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर हम बात करें ओवरऑल ग्लोबल रेमिटेंसेस की ग्लोबली, तो उसमें इंडिया का शेयर कितना है? इंडिया हैज रिसीव्ड 14.3% ऑफ द टोटल ग्लोबल रेमिटेंसेस इन 2024, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। इसके बाद आता है चाइना, जिन्होंने सिक्योर किया है 5.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर जैसे हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस किसने यहां पर रिसीव किया, तो इट वाज इंडिया जिसने सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव किया है, फॉलोड बाय मैक्सिको एंड चाइना ऑन द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। और रिसेंट ईयर्स में जो रेमिटेंसेस हैं, दे हैव बीन सरपास्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जब अगर हम एफडीआई, जितना एफडीआई लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में हुआ है टोटल उसको कर ले, तो रेमिटेंसेस उसको भी यहां पर सरपास कर देता है। अगर हम बात करते हैं एफडीआई की, तो एफडीआई में डिक्लाइन हुआ है 41% का, बट रेमिटेंसेस 57% इंक्रीज हुई हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर इन द पास्ट फ्यू इयर्स। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो हमें याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें याद रहना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेक श्योर कीजिए, याद रखें, ये जो डेटा है मैंने यहां पर सर्कल किया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनको याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने रिसेंटली डेडलाइन को एक्सटेंड किया है फॉर टैक्स पेयर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द विवाद से विश्वास स्कीम। सो गाइस, विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर जो टैक्स पेयर्स के लिए डेडलाइन थी पार्टिसिपेट करने की और वो अमाउंट पे करने की, तो उस डेडलाइन को उन्होंने एक्सटेंड किया है। एंड व्हाट इज द न्यू डेडलाइन? द न्यू डेडलाइन इज ऑफ जनवरी 31, 2025। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने यह अनाउंसमेंट की है कि नई डेडलाइन पहले जो दिसंबर 31, 2024 थी उसको बढ़ाकर जनवरी 31, 2025 कर दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो टैक्स पेयर्स है उनको एक एडिशनल टाइम मिलेगा सो दैट कि वो डिटरमाइन कर पाए उनको कौन सा अमाउंट पे करना है। गाइस, विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? जैसा कि नाम ही कहता है विवाद से विश्वास, तो हमें क्या करना है? विवाद से विश्वास की ओर जाना है। तो इसमें क्या होता है कि गाइस, बहुत सारे हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनका इनकम टैक्स डिस्प्यूट चलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया गाइस कि जो इनकम टैक्स इन टैक्स पेयर्स को पे करना था, इन्होंने वो टैक्स पे नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ पेनल्टीज लगाए, चार्जेस लगाए, राइट। जब हम कोई बिल अपना पे नहीं करते टाइमली, तो हम पर कुछ ना कुछ लेट फीस लगाई जाती है, चार्जेस लगाए जाते हैं। सिमिलरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए। अब जो इनका टैक्स पे, अगर मान लीजिए गाइस कि 1 लाख रुपीस किसी को टैक्स पे करना था, वो अमाउंट बढ़कर 1.4 लाख हो गया है, तो अब ये अमाउंट भी ज्यादा हो गया है, तो अब ये और रिलक्टेंट है कि हम इतना पैसा कैसे सबमिट करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है,
हमने जो भी पेनल्टी, जो भी चार्जेस आपके ऊपर लगाए थे, एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर परसेंटेज को फिक्स करते हैं। जो टैक्स अमाउंट था वो तो रहेगा, प्लस में एक पर्टिकुलर परसेंटेज को हम स्पेसिफाई करते हैं कि उतना परसेंट आप दीजिए, और फिर हम आपका जो इनकम टैक्स डिस्प्यूट केस है हम उसको क्लोज कर देंगे। लीगली आपको कोई भी फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आप फ्रीली अपनी लाइफ जी सकते हैं। सो इसलिए गैस ये विवाद से विश्वास स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसके अंदर उन्होंने एक पर्टिकुलर परसेंटेज रखा, और ये स्कीम एनेबल करती है टैक्स पेयर्स को कि वो अपने आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटीज को सेटल कर सकें बाय पेइंग द डिस्प्यूटेड अमाउंट अलोंग विद द स्पेसिफाइड परसेंटेज। ये स्पेसिफाइड परसेंटेज के साथ जो टैक्सेबल अमाउंट था उसको भी यहां पर आपको पे करना रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट द विवाद से विश्वास स्कीम, और इसकी डेडलाइन को यहां पर एक्सटेंड किया गया है टू 31 जनवरी 2025। अगर आप सभी को ये स्कीम याद हो गई है, आपको सब समझ में आया है, तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स कि हाँ सर हमें सब समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल में आपके पास दो फिल इन द ब्लैंक्स है जिनके बारे में आपको आंसर करना है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक है डैश अ 17-year-old स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू स्केल हाईएस्ट पीक्स ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। तो बेसिकली ये जो पर्सन है इनका नाम आपको आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने हर एक कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है उसको स्केल किया है, और ये ऐसी यंगेस्ट फीमेल बन गई हैं टू अचीव दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है इनका क्या नाम है, और उन्होंने यहां पर कुछ पीक्स को किया है विच इंक्लूड्स डैश इन एंटार्क्टिका एंड डैश इन अफ्रीका। तो एंटार्क्टिका और अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक्स हैं ये भी आपको आइडेंटिफाई करनी है यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर। सो अगर हम बात करें इस पर्सन की, तो द नेम ऑफ द पर्सन इज काम्या कार्तिकेय, ठीक है, जिन्होंने अभी रिसेंटली माउंट विंसेंट को स्केल किया, सबमिट किया है जो एंटार्क्टिका के अंदर है, और इसके अलावा इन्होंने माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका के अंदर है उसको भी ये सबमिट कर चुकी हैं। सो गाइस यहां हम देख सकते हैं कि काम्या कार्तिकेय जो एक 17-year-old स्टूडेंट है मुंबई से, उन्होंने ये यंगेस्ट फीमेल बन गई है इन द वर्ल्ड टू स्केल द हाईएस्ट पीक्स ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। और ये कौन से हाईएस्ट पीक्स हैं? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोशिस्को, साउथ अमेरिकाज माउंट अकोनकागुआ, नॉर्थ अमेरिकाज माउंट देनाली, एशियाज माउंट एवरेस्ट एंड माउंट विंसेंट इन एंटार्क्टिका। जो लास्ट उन्होंने सबमिट किया है वो है माउंट विंसेंट इन एंटार्क्टिका, ठीक है। एक नेवी पर्सनल की ये बेटी हैं और नाम इनका याद रखिए काम्या कार्तिकेय, दैट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी बीन इनॉग्रेटेड? तो इंडिया का पहला फर्स्ट ग्लास ब्रिज यहां पर इनॉग्रेट किया गया है, और ये बेसिकली दो आइकॉनिक प्लेसेस के बीच में इसको सेटअप किया गया है, और ये पूरा का पूरा ग्लास ब्रिज है जहां पर आपको नीचे का सी व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कहां पर हुआ है इनॉग्रेट? इसको इनॉग्रेट किया गया है कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर, और वो जो दो आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं, दीज आर वन ऑफ देम इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड द अदर वन इज थिरुवल्लुवर स्टैच्यू। तो थिरुवल्लुवर स्टैच्यू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बीच में इस पर्टिकुलर ब्रिज को सेटअप किया गया है, और ये प्रॉपरली ग्लास का बना है। अगर हम बात करेंगे इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज कहां बना है? कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर बना है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप सभी को ये याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वेव समिट के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट पहली बार 2025 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। तो इंडिया इसको होस्ट करेगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर, और ये एक इंडिया को प्रेजेंट करेगा एज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन सेंटर। सो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर समिट की गैस, तो ये मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर फोकस करता है, ठीक है। तो एक कंटेंट क्रिएशन के लिए, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए इंडिया को यहां पर प्रेजेंट किया जाएगा, एज दैट इज व्हाई इंडिया इज बेसिकली होस्टिंग दिस पर्टिकुलर समिट। और एक ऐसा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है विच बेसिकली इन्वॉल्व सो मेनी स्टेक होल्डर्स कि आप आइए यहां पर डिस्कशंस कीजिए, इनोवेशन की बातें कीजिए। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर समिट के जो हमारे स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स हैं, इट इंक्लूड्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इट इंक्लूड्स फिक्की, इट इंक्लूड्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इट इंक्लूड्स NFDC सिनेमाज ऑफ इंडिया। सो इन सभी स्पॉन्सर पार्टनर्स ये सभी मिलकर इस पर्टिकुलर समिट को यहां पर सक्सेसफुल बनाने वाले हैं, दैट इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो विद विच कंपनी हैज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो 1990 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जिसके अंदर वो कंस्ट्रक्ट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग को, ठीक है, इंडियन सबमरीन्स के लिए। अब ये जो अग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसको मिला है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको साइन किया है, दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई। अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की, इट इज द मैज़गो डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई के अंदर है। इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ठीक है। और टोटल जो अमाउंट है ये 2867 करोड़ रुपीस का। यहां पर दो एमओयू साइन हुए हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट है 1990 करोड़ का मैज़गो डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड के साथ, जिसके अंदर दे विल बी कंस्ट्रक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग द एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग। इससे क्या होगा गाइस, इसको हम अपने सबमरीन्स के अंदर इंस्टॉल करेंगे और इससे हमारे सबमरीन्स की एंड्योरेंस बढ़ेगी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है आपका 877 करोड़ रुपीस का, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो सिस्टम की इंटीग्रेशन के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो को इंटीग्रेट किया जाएगा हमारी सबमरीन्स के साथ, और इसके लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन को के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है नेवल ग्रुप के साथ, जो कि फ्रांस का है। फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ इसको साइन किया है। डीआरडीओ ने ये इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो बनाया है, जिसको इंटीग्रेट किया जाएगा सबमरीन्स के साथ, और ये हमारी फायर पावर कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देंगी, ठीक है, उनको बेहतर बनाएंगी। सो टोटल 2867 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 1990 करोड़ का एमडीएल के साथ है, और नेवल ग्रुप के साथ है 877 करोड़ रुपीस का ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी को ये सारी डिटेल्स याद रहेंगी अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, रिसेंटली एक one of the Indian steel companies has earned the Great Place to Work certification। तो बेसिकली ये जो ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है, ये रिकॉग्नाइज करता है ऐसे एम्प्लॉयर्स को जो अपने एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत ही बेहतर वर्क प्लेस को सेटअप करते हैं। तो दैट इज वाई ये सर्टिफिकेट देती है ग्रेट प्लेस टू वर्क का। और ये किसको मिला है इस साल? ये मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। दूसरी बार इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है, और इस साल जो ये सर्टिफिकेट मिला है ये जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। दैट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हु डिड लक्ष्य सेन डिफीटेड टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द इनॉग्रल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन? सो गाइस, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 का इनॉग्रल एडिशन, सबसे पहला एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था चाइना के अंदर, और वहां पर लक्ष्य सेन ने डिफीट किया है एक पर्सन को। लेट मी टेल यू कि वो फ्रांस के बैडमिंटन प्लेयर हैं। आपको बताना है क्या है उनका नाम, जिनको डिफीट करके इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल लक्ष्य सेन ने। द नेम ऑफ द पर्सन इज एलेक्स लैनियर, ठीक है। तो ये इनॉग्रल एडिशन हुआ था चाइना के अंदर। चाइना के ओलंपिक चैंपियन है लिन डान, बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर कप को यहां शुरू किया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, फॉर्मर फुटबॉलर डैश हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया रिप्लेसिंग आउटगोइंग प्रेसिडेंट डैश। सो गाइस, जैसा कि हमने देखा था इमरान खान जो क्रिकेटर थे और वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, सिमिलरली ये एक फुटबॉलर हैं और ये बन गए हैं जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट। जॉर्जिया बिल्कुल सही। अगर हम बात करें जॉर्जिया की कैपिटल की, इट इज तबिलिसी। आपको आइडेंटिफाई करना है इन फुटबॉलर का क्या नाम है जो कि नए प्रेसिडेंट बने हैं, और ये कौन से प्रेसिडेंट को यहां पर रिप्लेस करने वाले हैं, किसको ये सक्सीड कर रहे हैं। सो द नेम ऑफ द पर्सन इज मिखेल कावलाश्विली, जो कि वो फॉर्मर फुटबॉलर हैं, और ये सलोम जो कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, इनको यहां पर रिप्लेस करेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो अगर हम बात करें कावलाश्विली की, तो इन्होंने जॉर्जियन नेशनल टीम को 46 टाइम्स यहां वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है। दैट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, रिसेंटली अ नोबेल पीस प्राइज विनिंग यूएसए प्रेसिडेंट हैज पास्ड अवे। वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन। तो अगर आप उनकी फोटो देखकर उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो दैट विल बी रियली ग्रेट। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे ये, और नोबेल पीस प्राइज इनको 2002 से सम्मानित किया गया था फॉर हिज प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। आपको आइडेंटिफाई करना है इनका नाम। द नेम ऑफ द पर्सन इज जिमी कार्टर। तो जिमी कार्टर
जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये 39th यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 1977 से 1981 के बीच में सर्व किया, एंड ही पास अवे रिसेंटली। इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 2002 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल डिटेल्स हमें याद रखनी चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आप मुझे बताइए गाइस कि अभी हाल ही में जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे वहां पर व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन who will be serving as the next president of USA? Please quickly tell me the name in the chat box. Okay, so बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ MOU, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस रिसेंटली DPIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने यहां साइन किया है। आपको बताना है वो कौन सी कंपनी के साथ ये स्ट्रेटेजिक अलायंस साइन किया गया है इन द ऑडियो एंड वेरिएबल मार्केट। तो ये जो कंपनी ऑडियो और वेरिएबल मार्केट में काम करती है, बट ये कंपनी हेल्प करेगी इनोवेशन लाने में और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी, इनोवेटिव बनाएगी उनको। तो क्या है उस कंपनी का नाम? आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को और आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोट। तो DPIIT ने बोट के साथ ये स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है और इस नाव पे सवार होकर हमारे स्टार्टअप्स को यहां पर काफी ज्यादा हेल्प की जाएगी, एंड दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर एक टेलर्ड सपोर्ट दिया जाएगा हमारे स्टार्टअप्स को, उनके लिए मेंटरिंग प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी सो दैट कि वो अपने स्टार्टअप्स को स्केल अप कर सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पे। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया था और आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पुरस्कार। तो पहला स्टेटमेंट, इट सेलिब्रेट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन इन 7 कैटेगरीज इंक्लूडिंग इनोवेशन, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंट। ये जो अवार्ड्स हैं हर साल वीर बाल दिवस के ओकेजन पर दिए जाते हैं और वीर बाल दिवस हम बनाते हैं 26 दिसंबर को। थर्ड स्टेटमेंट, जो एलिजिबल चिल्ड्रन हैं दे मस्ट बी द इंडियन सिटीजन्स above 5 years of age and below 21 years at the time of application. So guys, application के टाइम पर इनकी एज 18 years होनी चाहिए मैक्सिमम। So this statement is incorrect. Right answer will be option A, that is 1 and 2 only. Option A is the right answer. अब जल्दी से थोड़ा पढ़ते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। तो ये बेसिकली 17 चिल्ड्रंस को दिया गया है इस साल 7 कैटेगरीज के अंदर, और ये हर साल वीर बाल दिवस के मौके पर दिया जाता है जो हम हर साल 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट्स के लिए उनको दिया जाता है 7 कैटेगरीज के अंदर। 7 कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में अगर उस बच्चे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट है तो उसको हम सम्मानित करते हैं। वो कौन सी कैटेगरीज हैं? दिस इंक्लूड्स आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। तो इन सभी कैटेगरीज को हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, सो अ चाइल्ड हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज बेसिकली एलिजिबल टू रिसीव दिस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और जो एज लिमिट है वो उनकी 5 ईयर्स से ज्यादा और 18 ईयर्स से कम रहनी चाहिए, एंड देयर एक्ट इंसिडेंट अचीवमेंट शुड हैव बीन विद इन 2 years ऑफ द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन और नॉमिनेशन। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने कवर कर लिया। हमने यहां देख लिया कि किस डेट को और कौन से ओकेजन पर हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देते हैं। सो दिस इज ऑल दैट वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और अगला क्वेश्चन भी है आपका वन ऑफ द MOU से। और जब भी MOU की बात आती है हमेशा हमें देखना होता है कि कौन सी पार्टीज के बीच में ये MOU साइन किया गया है। तो 2 पार्टीज हैं, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जिसने एक MOU साइन किया है, और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है, सो दैट कि हम अपने मैरीटाइम सेक्टर को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो मैरीटाइम सेक्टर की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने एक MOU साइन किया है, और ये MOU साइन किया है इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के साथ। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो गाइस नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन
जो कि टेक्निकल और एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स को। सो इन्होंने एक एमओयू साइन किया है इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के साथ, और इस एमओयू के अंदर डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को। और कैसे किया जाएगा? जो हमारा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है गाइस, हम सभी जानते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के जो टारगेट्स हैं उसके अंदर वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात करता है, वो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। तो ये आईपीए के जो इन डेप्थ इनसाइट्स हैं उनका इस्तेमाल करके हमारे इंडियन मैरीटाइम सेक्टर को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेगा, लॉजिस्टिक सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करेगा, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाएगा और हमारे इंडियन पोर्ट इकोसिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा और मॉडर्नाइज करेगा। अगर हम बात करें नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की, तो इसको 2009 के अंदर सेटअप किया गया था बाय द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये टेक्निकल और एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को, और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी फॉर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। So guys, this is something that we should remember from the exam point of view. National E-Governance Division, Indian Port Association, ये दोनों मिलकर इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को बेहतर बनाने वाले हैं और उसे डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। दैट इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली अनाउंस किया है दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल फेस्टिवल्स, कि वो कब सेलिब्रेट करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या क्या इवेंट्स रहेंगे, कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू वन ऑफ द वेबसाइट एंड ऐप विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च। क्या है उस वेबसाइट का नाम, क्या है उस ऐप का नाम, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर क्या है इस वेबसाइट का नाम। सो गाइस, हम बात करते हैं नेशनल फेस्टिवल्स की। तो नेशनल फेस्टिवल्स को अगर हम बात करें हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्र पर्व। तो राष्ट्र पर्व जो हम सेलिब्रेट करते हैं उनके सारे इंफॉर्मेशन आपको राष्ट्र पर्व की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। और ये कौन से हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे की, रिपब्लिक डे की। तो ऐसे ही जो नेशनल फेस्टिवल्स यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइज करती है उन सभी के बारे में राष्ट्र पर्व वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ गाइस डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नई हाई लेवल कमेटी को भी बनाया, और उस कमेटी को बनाया है अंडर द डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी। तो राजेश कुमार सिंह जी के अंदर इस पर्टिकुलर हाई लेवल कमेटी को बनाया गया है, और ये हमारी ओवरऑल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट को असेस करेगी और उसको और बेहतर और स्ट्रेंथन करने के सुझाव देगी, रिकमेंडेशंस देगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, वी ऑल नो दैट अर्लियर वन ऑफ द पर्सन हु वाज सर्विंग एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी पहले जिनके पास पद था उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। तो अब रेवेन्यू सेक्रेटरी की पोस्ट थी खाली, तो अब उस पोस्ट को यहां पर फिल किया गया है, और आपको बताना है कि वो कौन से पर्सन है जो कि उस पोस्ट को फिल अप करेंगे। सो द नेम ऑफ द पर्सन इज डॉक्टर अरुणीश चावला जी। डॉक्टर अरुणीश चावला जी ने रिसेंटली और रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद संभाला है। दैट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आपको आइडेंटिफाई करना है उस फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम जिन्होंने 2 टर्म्स यहां पर सर्व किया एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2004 टू 2014, एंड रिसेंटली we lost this personality as he passed away recently। और इन्होंने रिसेंटली गाइस मैं आपको बताऊं तो राज्यसभा से भी रिटायरमेंट लिया था, और इनका एक काफी मेजर रोल था इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। जो हम बात करते हैं 1991 के रिफॉर्म्स की, जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, तो ये उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक रिफॉर्म के चीफ आर्किटेक्ट थे। क्या नाम है इनका? आप सभी जानते हैं इनको, इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। दैट इज ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। दैट इज द राइट आंसर। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन हु इज नोन फॉर फोर्जिंग अ लैंडमार्क पार्टनरशिप विद द इंडियन गवर्नमेंट इन द 1980s हैज पास्ड अवे रिसेंटली। क्या है इस पर्सनैलिटी का नाम? लेट मी टेल यू गाइस दैट इन्हीं के अंदर जो आजकल आप देखते हो कि मारुति सुजुकी के नाम से हम एक कंपनी को जानते हैं, तो मारुति और सुजुकी का एक कोलैबोरेशन हुआ था 1980s के अंदर, एक टाइप हुआ था, एक पार्टनरशिप की थी मारुति और सुजुकी ने, और इसीलिए आप देखेंगे गाइस आज के टाइम पर हमें सुजुकी का जो लोगो है वो मारुति सुजुकी की कार्स पर देखने को मिलता है। ठीक है, सो इसके साथ साथ इन्हीं की लीडरशिप के अंदर इंडिया के अंदर एक आइकॉनिक
कार को लॉन्च किया गया था, दैट वाज मारुति 800 कार। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है ओसामू सुजुकी, ऑप्शन सी, दैट इज द राइट आंसर। एंड इन 1983 मारुति 800 वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ ओसामू सुजुकी ओनली, दैट इज द राइट आंसर। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सो आपको यहां पर बताना है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, दैट इज NABL के नए चेयरपर्सन को रिसेंटली अपॉइंट किया गया और इनका नाम है डॉक्टर संदीप शाह। ऑप्शन सी, डॉक्टर संदीप शाह इज द राइट आंसर। और NABL की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जो वर्क करता है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग। इंडिया के अंदर जो टेस्टिंग की क्वालिटी है उसको और बेहतर बनाना और जो कैलिब्रेशन सर्विसेज हैं उनको और बेहतर बनाने का काम ये NABL करता है। दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप गाइज दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अब आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या स्कोर है आपका आउट ऑफ 27 इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है जी। इसके अलावा गाइस एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एडुटैप पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को यहां पर स्टार्ट किया है, और वो है जब आप edutap.in हमारी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको यहां पर आप कोर्सेज पर जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए टेलर मेड कोर्सेज को सेटअप किया है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो SBI क्लर्क और SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक लाइव टेस्ट सीरीज का एक कोर्स लेकर आए हैं, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का कोर्स जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व PYQs, वीकली मेंटर टॉक्स यहां प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ SBI PO 2024-2025 के लिए एक स्पेशल एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए, तो जहां पर आपको लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वीकली मेंटर टॉक्स, सॉल्व PYQs, फुल लेंथ टेस्ट, ये सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा एक हमारे पास एक अलग से सेपरेट टेस्ट सीरीज कोर्स भी है सिर्फ और सिर्फ SBI PO के लिए। अगर आप सिर्फ SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके प्रीलिम्स और मेंस का जो टेस्ट सीरीज का जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरी करेंगे आपकी गाइस with the help of this particular test series course that we have provided to you। तो कोर्स आप देख सकते हैं गाइस, काफी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं तो उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि काफी जरूरी है कि आप टाइमली इन चीजों को बेसिकली एनरोल कर लें और फिर अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को शुरू कीजिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आपका एग्जाम होगा और डेफिनेटली गाइस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको टाइमली शुरू करें, रिवाइज करें और SBI क्लर्क और SBI PO बने। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए यहां पर है। ठीक है, सो गाइस वापस से आते हैं हम अपने सेशन की तरफ, और दिस वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन। और अगर आप अभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशंस अबाउट द वीडियोस जो भी हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे चैनल पर, तो आप उनको टाइमली बेसिस पर अटेंड कर सकें। और अगर आपको हमारे आज के सेशन का PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो गाइस दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन। आई बिलीव कि आप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और हमने काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज के सेशन में कवर किया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द करंट अफेयर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। और अगर आपको कोई मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए हमसे तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर। ठीक है, सो गाइस हम आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लेकर आते रहेंगे और आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कराते रहेंगे। अब हम मिलेंगे आपको अगले सेशन के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग।